मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मंगलवार को नक्सलवाद, नोटबंदी और धर्मांतरण जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जनवरी 2024 में हुई पहली बैठक में रणनीति बनाई गई थी, जिसके बाद लगातार काम किया गया और सफलताएं मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निरंतर मार्गदर्शन से बस्तर के नक्सल मुक्त करने की दिशा में अहम कदम उठाए गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा नोटबंदी और एसआईआर पर दिए बयान पर भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का विरोध समझ से परे है। अगर किसी को दावा आपत्ति का अधिकार है तो वो उसका उपयोग कर सकता है। चांदी का चम्मच लेकर राजनीति करना और जमीनी हकीकत समझना दोनों अलग बातें हैं। इसके अलावा अधिकारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के वोटों की चोरी जैसे बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस अब भी डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, न कि संस्थाओं को धमकाना। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी और धर्मांतरण के मामले पर विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है वो तथ्यों के आधार पर हुई है। जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सशस्त्र नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए ऐसा ही अभियान, इसी की आवश्यकता थी जो अभी चल रहा है। मैं सोचता हूं कि नियत समय में हम बस्तर को सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त कर पाएंगे। ये नोटबंदी क्या केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ विपक्ष के जो नेता हैं वो एकजुट होते हुए नजर आए, लेकिन प्रदेश से कई जो बच्चियां जो हैं वो लापता हो जाती हैं। कोई प्रदर्शन नहीं, उनको लेकर कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता, लेकिन 2 नन की गिरफ्तारी पर जानकारी सामने आई कि हजारों बेटियां छत्तीसगढ़ की, उनका धर्मांतरण भी हुआ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुआ। उसमें किस तरह के प्रदर्शन और ऐसी एकजुटता क्यों नहीं? अब इन सारे ही विषयों पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही के पीछे तथ्य हैं। तथ्य के बाद एफआईआर दर्ज है, वो अपने लगे हुए हैं। उनको जमानत उमानत चाहिए है तो लोअर कोर्ट से एक बार खारिज हुआ, फिर एक बार एक कोर्ट ने खारिज किया, अब और आगे के कोर्ट में वो अपने प्रयत्नशील हैं। वो एक अलग जमानत वगैरह का अलग मामला है, परंतु जांच इसमें जरूर होगी और पूरी जांच होगी। उस जांच के आधार पर क्या स्थिति आज अबूझमाड़ में है, जहां पर स्कूल खोलना दूभर हो, वहां के बच्चों को अगर आगरा ले जाया जाए तो जांच का तो विषय है ना भाई। गृह मंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री गए, उनकी सरकार गई वहाँ पर दिल्ली में, तो अमित शाह जी ने तारीफ की नक्सलवाद के मोर्चे पर काफी बेहतर काम पिछले 1.5-2 सालों में हुआ है। गृह मंत्री जी की जो सराहना है उसको कैसे देखते हैं? माननीय गृह मंत्री जी की ही प्रेरणा है। जनवरी 2024 में पहली बैठक जब वो आए थे उन्होंने ली थी और उसमें ही सारी ही रणनीति बन कर के काम आगे बढ़ा था। सफलताओं के आधार पर, बस्तर के जनाकांक्षा के आधार पर निर्णय किया गया कि इस समय तक टाइम बाउंड काम करके और बस्तर को नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनवरत इसमें सबका मार्गदर्शन किया है, चिंता की है इस बात की, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी प्रशंसा वो सबकी करते हैं और सबका उत्साहवर्धन करते हैं, परंतु प्रेरणा स्रोत वो स्वयं ही है। कितने करीब आप नाम काटे गए, अब इसको वोटबंदी का नाम दिया गया और निर्वाचन आपको जिस तरह से कल राहुल जी ने कहा, कैसे देखते हैं उनके बयान? एसआईआर के लिए इनका विरोध मेरे समझ से परे। मैं नहीं समझ पाता हूं कि अगर आपके पास दावा आपत्ति का चांस है ना, क्या राहुल गांधी किसी दिन किसी बूथ पे किसी का नाम जुड़वाने गए हैं? मेरी बात समझें आप एक बार ना। चांदी के चम्मच में के साथ राजनीति करना अलग बात होती है भाई। बूथ में अगर राहुल गांधी जी किसी दिन किसी का नाम जुड़वाने गए होंगे तो उनको पक्के से मालूम होगा कि वहाँ दावा आपत्ति का पूरा अवसर होता है और उस दावा आपत्ति के अवसर के आधार पर ही वहाँ पर निर्णय किया जाता है। सारे लोग सामने बैठकर निर्णय करते हैं। अब मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम हैं अगर कि जो व्यक्ति वहाँ रहता ही नहीं है तो कैसे आप उसको वहाँ उसको रहने देंगे? उसको तो नाम काटना पड़ेगा ना, लोगों के बीच चर्चा करके काटना पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ हो जाए, उससे क्या फर्क होता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ। कवर्धा में मोहम्मद अकबर पुराने विधायक थे, मोहम्मद यहाँ मौधा पारा के रहने वाला व्यक्ति, उसका नाम कवर्धा विधानसभा में था। ऐसे कितने नाम थे, अभी एफआईआर के लिए कहा गया है उस पर, इसमें जांच हुई है।
हमारे भिंडरानमा गांव में जहाँ के लोग अभी साथ खड़े हुए हैं, हमारे बचेड़ी में, चिल्फी में, कवर्धा में मोहम्मद अकबर जी का वहाँ निवास स्थान है। उस निवास स्थान के पते पर, उनके कार्यकर्ताओं के पते पर दुबई में रहने वाले का नाम कवर्धा जुड़ा था, तो ना काटा जाए? मुझे बताओ भाई कि ना काटा जाए उसका नाम? एकदम शुद्धिकरण मतदाता सूची का होना ही चाहिए, उसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। ये घुसपैठ कराकर वोट बैंक अपना जो बढ़ा रहे हैं, वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। सर इसी पे वोटों की चोरी कर रहे हैं अधिकारी, और मेरे पास एटम बम है, छोड़ेंगे नहीं, कहीं रिटायर हो जाएंगे कि रिटायर हो जाएंगे, सुरपाल के भी लाएंगे डालेंगे, तो ये सरकारी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे? नहीं, ऐसे डराना धमकाना। कल ही मालेगांव विषय पर एक बयान आया है, एक अधिकारी का बयान आया है। कहा गया कि संघ के इतने बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्यवाही करें, न किया गया तो उनका लाइफ स्पॉइल किया गया। ये राजनीति है कांग्रेस की, ये राजनीति है कांग्रेस। हम अपने छत्तीसगढ़ में देखते हैं पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है। ये राजनीति है धमकाना, डराना। वो सोचते हैं कि उस पुराने कॉन्सेप्ट पर के प्रशासन कोई घोड़ा है और शासन करने वाला उस पर एक सवार होता है। हम नहीं मानते भाई ऐसा। हम बिल्कुल स्पष्टता मानते हैं कि लोग, हमारे संविधान के जितने भी तत्व हैं, वो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। तो इनको अपने इस भाव को बदलना होगा कि कोई शासक है और कोई शासित है, सब मिलकर काम करने वाले हैं। इस बात को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। लोकतंत्र है, ऐसे ही चलेगा लोकतंत्र, और जनता की आवाज़ सुनी ही जाएगी। नाम उसमें काटने की आवश्यकता है। जो घुसपैठ होकर के आए हैं उसको हर हाल में काटना चाहिए। भैया ये तस्करी होती है बेटियों की, वो जशपुर में होती है, तो तस्करपुर नाम रख देना चाहिए। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान? धर्मांतरण की कितनी स्थितियां वहाँ थीं, कितने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है। आज जब विषय उभरकर सामने आ रहे हैं तो बोला जा रहा है। आज हमारी सरकार है, इसमें विषय नहीं है भाई। कितने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने वर्षों तक अभी विगत सरकार रही, उस आधार पर उसका आकलन होती है। तो तंत्र इनका डेवलप इन्होंने किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेवारी है, हम दुरुस्त करके छोड़ेंगे इसको। कांकेर में ईसाई समुदाय से जुड़ी हालिया घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े किए और संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा की मांग की। ज्ञापन में पहला मुद्दा जामगांव प्रकरण को लेकर था, जहां मृतक ईसाई व्यक्ति सोमलाल राठौड़ को उसकी जमीन में दफनाने के बाद प्रशासन और कुछ उपद्रवियों के दबाव में कब्र से निकालने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि अधिकारियों ने चर्च को गिराने की धमकी भी दी। दूसरे मुद्दे में चर्च और पादरी के घर पर हमले का जिक्र किया गया। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि गांव के असामाजिक तत्वों ने हमला कर सामान फेंका, तोड़फोड़ की और अपशब्द कहे, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। तीसरे बिंदु में दुर्ग स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला उठाया गया। प्रतिनिधियों का कहना है कि बजरंग दल के दबाव में झूठे आरोप लगाकर ननों को अपमानित किया गया और एक महिला द्वारा गाली गलौज कर धमकी दी गई, जिस पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर करने की मांग की गई है। चौथे और 5वें बिंदु में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन और कुडाल गांव में ईसाई समुदाय का प्रवेश वर्जित करने से संबंधित बोर्ड को हटाने की मांग शामिल है। साथ ही ननों की तत्काल रिहाई और झूठे आरोपों को रद्द करने की अपील की गई है। बस्तर का मूल निवासी हूँ, आदिवासी बच्चा हूँ, नरेंद्र भवानी मेरा नाम है। और कहीं पे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान में संस्कृति निभाने चक्कर में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का बात नहीं कहा गया है। अगर किसी का सपन कफन दफन पे रूढ़ी प्रथा या संस्कृति को समस्या था तो मेरा सवाल है 2001 से लेकर 2014-16 तक क्यों नहीं था? लेकिन ये आपसी भाईचारा तो बिगाड़ रहा है। 100% ये पुलिसिया, ये प्रशासन, ये सरकार का काम है कि मंगड़ू को चंगड़ू के साथ लड़ाने का और कश्यप को बत्रा के साथ लड़ाने का। इस पर जांच होना चाहिए। इसके छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की टिबल इंजन, डबल इंजन भी नहीं बोलूंगा मैं, टिबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे वो रायगढ़ की बात हो, चाहे वो कोरबा की बात हो, चाहे वो सारंगढ़ की बात हो, चाहे वो रायपुर की, दुर्ग भिलाई की, आपका कोरर का, अंतागढ़ का, भानुप्रतापपुर का, कांकेर का, धमतरी का, हर जिले में मैं कहीं पे किसी के घर में, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घरों में घुस के मार रहे हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मानो जैसा छत्तीसगढ़ में एक विशेष दल बिल्कुल आतंकवाद जैसा घूम रहा है। उनके हाथ में सिर्फ AK-47 देना बच गया है, जो माननीय दीपक बैज ने अभी कहा था। और आज कांकेर जिला में आना मेरे को इसलिए पड़ गया, कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगांव में एक दिन से गड़ा लाश को सरकारी तंत्र का, सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए, पीड़ितों को डराते हुए कब्र से लाश को निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए, आप अपना ताकत लगा लीजिए, कर भी लिए,
पीड़ितों के साथ, कमजोर लोग के साथ। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर अतिक्रमण है, तोड़ देंगे, लाश को ले जाओ, आप ऐसा करिए। और वहां पर इस घटना के दौरान पे भीड़ ने उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया। कितने मेहनत से लोग घर बनाते हैं, सामान जोड़ते हैं। मेरा कहना यह है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इतना बड़ा भीड़ जमा हो गया। और अगर इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट दे दिया था तो इसके संबंधित थाना प्रभारी क्या कर रहे थे। इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है और कांकेर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौन है। और घटना घटने के बाद जब इनसे भीड़ नहीं संभलता है तो जबरदस्ती पीड़ितों को दबाव बना करके माहौल को न्यूट्रल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा इस आंदोलन में हमने जिला प्रशासन से मांग किया है, ऐसे संबंधित अधिकारी जो अपने पदों को ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको कुर्सी से हटा देना चाहिए। ये अधिनियम 1996 जो पेशा एक्ट के अंतर्गत पे है, और उसी अंतर्गत के अंदर ये लोग वोट गाड़ने का हिमाकत की है। हिमाकत इसलिए बोलूंगा कि आप अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार से पंचायत में आना और जाने पर प्रतिबंध की बात नहीं है। ग्राम पंचायत विकास को लेकर के पेशा एक्ट 1996 का निर्माण हुआ है और सरपंच द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो गलत काम को ये किया है, इसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 40 के अंतर्गत ये अपराध को किया है। इस पे मैं अभी एडिशनल सर से बात किया हूँ, उन्होंने मेरा सवाल का उत्तर तक नहीं दिया। अगर मैं गलत होता, अगर मेरे आर्टिकल गलत होते तो वो IAS IPS आदमी खड़ा है, हमको तुरंत जवाब दे देता। तो ये वोट गाड़ना गैर संवैधानिक है। केवल संस्कृति और प्रथा को आगे करके संविधान को जो कुचलने का काम इनके पीछे के लोग जो बैटिंग कर रहे हैं, उन पर जांच होना चाहिए। देखिए, क्यों नहीं हुआ? एक परिवार में ही ये इस प्रकार से जो विवाद, लाश कौन निकाला? प्रशासन ने निकाला है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आप सोचिए ना, जिला अधिकारी का बयान। सगे भाई ने ही आरोप लगाया था। मैंने कहा ना, आरोप सगे भाई ने लगाया। लाश किसने निकाला? प्रशासन ने निकाला। अब लाश को सगे भाई का आरोप के हिसाब से पोस्टमार्टम कराना था। अब कहाँ गया उसका सगा भाई? वो लाश निकालने तक आरोप था क्या? आप चीजों को समझिए। अब दुर्ग का मामला देख लीजिए ना, जो नन को अरेस्ट कर लिया गया है आज। उस पीड़ित जो लोग है, वो महिला खुद बयान दे रही है कि भाई मैं वहां नौकरी करने जा रही थी, मेरे को जबरदस्ती रेलवे पुलिस द्वारा गलत बयान देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो रचनाएं रच रहे हैं कानून और संविधान को कुचलने का, ये रचना को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके विरुद्ध है हम और लगातार कार्यरत रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार की गई 2 ननों को शनिवार को राहत मिल गई है। केरल की प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को NIA कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को देश छोड़ने पर रोक लगाते हुए पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया है। प्रीति और वंदना को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने नारायणपुर की 3 महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराया और उन्हें कथित रूप से मानव तस्करी के लिए ले जाने की कोशिश की। ये मामला बजरंग दल के एक स्थानीय कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। हालांकि इस केस में नया मोड़ तब आया जब धर्मांतरण की एक कथित पीड़ित महिला में से एक ने बयान दिया कि उसे ननों के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। इस खुलासे के सामने आने के बाद सत्यता पर सवाल खड़े होने लग गए। NIA कोर्ट में सुनवाई के दौरान ननों के वकील ने दलील दी कि आरोप निराधार है और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें विदेश यात्रा से रोकते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। सिक्योरिटी मांगी है कोर्ट ने और इनको सशर्त जमानत दी गई है कि भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अपनी पासपोर्ट जो है उसमें न्यायालय की आवश्यकता अनुसार जमा करेंगे और किसी प्रकार से अभियोजन जो साक्षी है उसको प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें रखी गई है। उस शर्तों के तहत उनको जमानत नहीं, हमने तर्क यही कहा था कि भाई प्रारंभिक स्तर पर है विवेचना और इसलिए इनको जमानत न दी जाए, क्योंकि विवेचना जब तक पूरी नहीं होती हम उस पे डायरी पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो हमने पाया, जो डायरी देखा हमने पाया कि वो प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए हमने अपोज किया था उसको। जो अपोजिशन जो दी थे उन्होंने ये तर्क रखे थे कि जो मानव तस्करी का जो मामला है गलत तरीके से जोड़ा गया। हाँ, उन्होंने यही कहा और उनके फादर का जो स्टेटमेंट आया है उसको कोर्ट ने कंसीडर किया। जी। बिलासपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरकंडा निवासी अयोध्या यादव ने वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद अमित तिवारी और उनके भाई अभिषेक तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या यादव का कहना है कि पार्षद और उनका भाई उसे झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की जबरन मांग कर रहे हैं।
प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अयोध्या यादव ने बताया कि वो पिछले 5 वर्षों से अभिषेक तिवारी की दुकान किराए पर लेकर फैब्रिकेशन का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अब पार्षद अमित तिवारी और उनके भाई अभिषेक उस पर काम करने के एवज में कमीशन यानी परसेंट की मांग कर रहे हैं। जब उसने इनकार किया तो उसे धमकाया गया कि उसे झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। अयोध्या यादव ने आरोप लगाया कि दोनों भाई दुकान में आकर लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और 15 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे हैं। परेशान होकर अयोध्या यादव ने अपने परिवार के साथ बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाई है। यादव ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि उसे न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की वो अपील करते हैं। किस मामले को लेकर के आप आए हैं? जी सर, क्या आपके साथ घटना घटी है? किस मामले को लेकर के आए हैं? क्या आपके साथ? मैं सर मेरी दुकान पे ताला लगा दिए और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं किराए में उनसे लिया था अभिषेक तिवारी से, ठीक है सर, किराए में लिया हुआ था सर मैं 5 साल से। अब वो बोल रहे हैं मेरे को आप इसमें परसेंटेज दीजिए। 1 करोड़ का काम किए हैं तो आप कम से कम 15% 20% के हिसाब से 15 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, ये सब बोल रहे हैं सर। और उनके साथ उनके पार्षद अमित तिवारी जी वार्ड नंबर 32 के पार्षद हैं, वो भी थाने में जाके बैठे रहते हैं, टीआई साहब से बात करते रहते हैं, उनको बुलवाओ, उनको बार बार तंग करो। उन लोग सर FIR नहीं कर रहे हैं कि थाने में ही कंप्रो हो जाए, थाने में ही कंप्रो हो जाए, ये करके ना उन लोग डरा रहे हैं सर, सिर्फ डरा रहे हैं उन लोग। FIR करो करके ना अभी तक करना रहता सर कर देते FIR, पर उन लोग सिर्फ डरा रहे हैं कि इन लोग पैसा दे दे, थाने में आके कंप्रो करेगा। कितने साल से आपकी दुकान है? मेरा सर 2020 नवंबर से स्टार्ट किया था सर मैं। किराया आप किसको देते हैं? किराया मैं इन्हीं को देता था सर, अभिषेक तिवारी जी को। किस चीज़ का दुकान था आपका? एल्युमिनियम स्टील की सर, फैब्रिकेशन की मेरी दुकान थी। अभी सरजू बगीचा निवासी अभिषेक तिवारी जी को मैं देता था। वो भी किसी से मतलब वो खंडेलवाल मैडम हैं आपका नेहरू नगर में, उनसे लिए थे। वही आपका 6,500 किराया था सर उस समय। तो बोल रहे थे कि नया एग्रीमेंट करोगे तो आपको 15,000 देना पड़ेगा, इसलिए आप चलने दीजिए, ऐसे ही मेरे नाम से एग्रीमेंट आप चलाइए, आप मालिक तो आप ही हैं, ऐसा करके बात हुआ था सर। कहीं पे लिखा पड़ी कुछ? कहीं पे नहीं सर, भरोसे में चल रहा था। उनसे क्या है, सामान वामान लेते रहता था, उनका होलसेल की दुकान है सरजू बगीचे में सर। तो मैं उनसे लेते रहता था सामान, कभी 10 किलो ले लिया, कभी 15 किलो ले लिया। जाना आना था तो उनके लड़के लोग बोले थे कि अभी खाली हुआ है भैया, छोड़े हैं, 2 साल से बंद था भैया का, लोहे का दुकान था उनका, खाली हुआ है आप ले लो करके। तो मैं बात किया ना तो वो बोले कि ले लो, मेरे ही नाम से चलने दो, आप मालिक तो आप ही हो। मेरा कभी कभार ऐसे जैसे दोस्त यार का काम आता है तो मैं दे दिए करूँगा, उसमें मेरे को आप क्या बोलते हैं सामान भेज दिए करूँगा, तो आप बना के मतलब दे देना, मैं पैसा इधर ले लिए करूँगा, उसका आपको अलग से पैसा दूंगा ठेका में। फिट में चलता है सर हम लोग का काम। तो यही सब है सर मामला। अभी क्या चाहते हो? अभी मैं यही चाहता हूँ सर, रोज़ पुलिस वाले से वहाँ जाके फ़ोन करवाते हैं कि इनको बुलाइए, ठीक है, पैसा दिलवाइए, नहीं तो फिर मैं चोरी केस में फंसाऊँगा। एग्रीमेंट मेरे नाम में है दुकान, ठीक है, एग्रीमेंट मेरे नाम में है दुकान, इसलिए मेरा सामान था वो, और उनका सामान नहीं था, ये सबको पता है, आसपास के लोगों को ही पता है कि ये किराए में लिया हुआ था इनसे करके। वो तो दुकान 2020 में छोड़ चुका है। जो सामान आपका वहाँ पे है उसका बिल वगैरह सब है सर, मेरे पास सब है बिल। मेरा नाम है सर अयोध्या प्रसाद यादव, निवासी इंदिरा विहार, बंधुआपारा, पीपल चौक, भंडारी प्लाट। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छात्रावास में पदस्थ महिला वार्डन नेहा वर्मा की लाश हॉस्टल के कमरे में पंखे से झूलती हुई संदिग्ध अवस्था में मिली। घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार नेहा वर्मा एकलव्य विद्यालय में अधीक्षिका यानी हॉस्टल वार्डन के पद पर पदस्थ थीं। उनकी लाश मंगलवार सुबह हॉस्टल के एक कमरे में पंखे से लटकती हुई मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटना की सूचना पहले सोशल मीडिया के माध्यम से फैली। बताया जा रहा है कि एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए हॉस्टल के अन्य स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलते ही रामानुजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई और साजिश है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। बस्तर संभाग के जगदलपुर में सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोधघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना बोधघाट पुलिस ने जवाहर नगर वार्ड मेटगुड़ा निवासी प्रेम सिंह परिहार को सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर में बैठकर सट्टा पर्ची लिख रहा था और लोगों से हार जीत पर अवैध रूप से रकम दांव पर लगवा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रेम सिंह परिहार अपने घर में सट्टा खिलवा रहा है। इसके बाद थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और मौके पर दबिश दी गई। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए कहा तो प्रेम परिहार ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए घर में पाले गए 4 खतरनाक कुत्तों को उन पर छोड़ दिया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने तत्काल डॉग वेलफेयर रेस्क्यू टीम की मदद ली। टीम ने जैसे तैसे कुत्तों को काबू किया, तब जाकर पुलिस अंदर प्रवेश कर पाई। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 30 नग सट्टा पर्चियां और नकद राशि जब्त की है। प्रेम सिंह परिहार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट पेश किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।